नमस्कार। शिक्षा की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इसमें अपने अपने विधाओं में महारत हासिल किए हुए दो पैनलिस्ट जो कि काफी चर्चित हैं और फेमस हैं और अपने विधा में काफी महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसे हमारे दो पैनलिस्ट आज हमारे साथ में इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। जिसमें पहले हैं उचित शर्मा जी, जो कि पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ वो एडिटर टीआरपी न्यूज के हैं और प्लस उनकी जो पत्रकारिता है वो शायद बहुत कम समय में ही देश विदेश में बहुत ही प्रचलित हो गई है और फेमस हो चुकी है। उनकी पत्रकारिता हट के रहती है। दूसरा जो पैनलिस्ट के रूप में हमारे पास में आई हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो हमारे साथ में काफी देश विदेश में उनको जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में काफी फेमस हैं। वो श्रीमती ममता सिंह जी, जो कि वहां की प्रदेश की पहले पूर्व उपाध्यक्ष थी बीजेपी की, और प्लस सबसे बड़ी बात है कि पहली महिला मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जो लोग क्या है सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद राजनीति में जाते हैं, परंतु हमारी जो ममता सिंह जी हैं जो काफी प्रतिष्ठित भी हैं, वो राजनीति के बाद समाज सेवा में आई हैं। और उनका परिचय देना मैं चाहूंगा कि वो प्रांत संयोजिका हैं, महिला समन्वयक जम्मू कश्मीर की, प्लस 20 वर्षों से स्कूल की नर्सरी की टीचर हैं और वो फॉर्मर उप मुख्यमंत्री की वाइफ भी हैं। और यदि उनका खुद का परिचय दिया जाए तो काफी है, आज का दिन निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में। उचित शर्मा जी नमस्कार। ममता जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप लोगों का शिक्षा की इस बातें कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और दर्शकों को मैं जितना बता सकता हूं अपने मुख से बताया हूं, बाकी ये है कि आप लोग परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। दर्शक खुद आपको जानते हैं, काफी आप फेमस व्यक्ति हैं आप लोग। तो सबसे पहले दीदी मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा शुरुआत में कि दर्शकों को आप अपनी तरफ से ही बताइए आपके जम्मू कश्मीर में अभी क्या हालात चल रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहती हूँ और दिनेश भाई जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे न्योता दिया और मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। और जम्मू कश्मीर के हालात अब पहले से बहुत ही बेहतर हैं। जब से है हमारे 370 हटा, 35A हटा, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा ये नया जीवन जो है वो हमें मिला है। और इस पे यूटी बनने से हमारा सीधा लिंक जो है वो भारत के साथ जो हुआ है वो हम यही कहेंगे कि जी मोदी सरकार ने जो ये किया ये बहुत ही साधारण काम नहीं था। जो 70 सालों से हम जूझ रहे थे वो हम इस पे एक विजय प्राप्त की है और हम पूरे देश के साथ वैसे भी जुड़े थे। अब हम यूटी बनने से हम ये है और हालात तो बहुत कंट्रोल है। श्रीनगर में जो जहाँ तिरंगा वैसे नहीं चढ़ाया जाता था, और जब हमारी सरकार थी ये जो पीछे जो पीडीपी और बीजेपी के साथ जो 3 साल का हमारा रहा, उसपे भी हर जिले में तिरंगा का वहां 26 जनवरी 15 अगस्त पे चढ़ाते थे। इस बार भी हमारा जो हर जिला जो है जम्मू कश्मीर के जो जिले हैं वो 20 हैं और जिसमें 2 जिले हमारे लद्दाख में चले गए, यूटी वहां भी बन गई। अब ये है कि यहाँ हमारी बहुत ही पहले की जो स्थिति है वो उसको कहूंगी मैं जो उग्रवाद की जो है वो काफी स्थिति नियंत्रण में है। अब जैसे गोलाबारी पाकिस्तान जो है वायलेशन करता ही है, वो अपना सीज फायर हमेशा तोड़ता है, वो फायरिंग कभी भी कर सकता है। और उसका ये फायदा हुआ कि अब हमारी वहां पर जो वो एक गोली चलाते थे, हमारे सैनिक वहां पर हजारों गोलियों से उनका जवाब देते हैं। ये फर्क उसमें। हाँ जी ममता जी, आपने काफी अच्छी जो जानकारी वहां रहकर जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसकी हालात भी बताए हैं। मैं शर्मा जी के पास आऊंगा और उचित भैया आपको मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपने आज तक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य करके फेमस हुए हैं और जो पत्रकारिता लाइफ में जो आपने नाम कमाया है, इसके बारे में दर्शकों को अपने मुख से ये कुछ बताइए।
देखिए, मैं स्पष्ट रूप से दिनेश जी बोलूंगा कि मैं बोलने में बहुत मुखर हूँ। मेरा मानना है कि बहुत क्लियर कट, अगर आप पहले तो मैं जर्नलिज्म में नहीं था, मैं जर्नलिज्म में बाय डिफॉल्ट हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करता था, मैं एमबीए एमआरपीएम पास आउट व्यक्ति हूँ। मैं पहले बैंक में नौकरी किया। जब मैंने देखा कि जो सही में जो चीज होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा था, लोग सुन नहीं रहे थे, तो जी जनरल मैं बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में या इस पे आया। मैं जुनूनी पत्रकारिता करता हूँ। पत्रकारिता मेरे लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है, मेरे लिए नौकरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े संस्थान में भी काम किए, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं वहां पे कुछ दबाव है, चीजें हैं, लेकिन मैं खुल के जर्नलिज्म कर नहीं पा रहा हूँ। जो चीज लोगों को मुखर होकर बोलना चाहिए, बहुत वोकल होना चाहिए, जर्नलिस्ट ऐसा कर नहीं पा रहे, तो मुझे ऐसा लगा एक वैक्यूम बना हुआ है। तो बस मैं खोल के बोलने लगा जी लिखने लगा। सोशल मीडिया में मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं एक्टिविज्म से अपनी चीजें चालू की, लोगों के सामने खुलासे किए, लोगों के सामने रखा। और जब मैं बहुत ज्यादा एक्टिविज्म से नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं जर्नलिज्म में आया। तो जर्नलिज्म जी में मैंने देखा कि मैंने जो अपनी लाइन बनाई है वो ये कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में हूँ। मैं जी लोगों के सामने एक सोशल ऑडिट टीम हम चलाते हैं। राज्य के, राष्ट्र के, जितने राज्य के खासकर जितने भी आर्थिक मामले जुड़े हुए रहते हैं, हम उसकी एक समीक्षा करते हैं, उस पे डिस्कशन करते हैं, उनके किस तरीके के टेंडर प्रोसेस हुए, सही है गलत है, उस पर हम अपने एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का मैं करने का प्रयास करता हूँ। और उस पर काफी सफलता मिली है, लोगों का प्यार मिला है, और जी उससे फिर आगे बढ़ते गए। जब आप मुखर रहेंगे, सच की बात करेंगे, कई दबाव आएंगे, कई चीजें आएंगी, आप अगर उससे परेशान और विचलित ना हो तो आप एक अच्छा जर्नलिज्म कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि थोड़ा सा रीडिफाइनिंग जर्नलिज्म की एक नई परिभाषा देने की मेरी कोशिश है कि जी बिना डरे, बिना सहे, बिना दबे अगर आप जी करते हैं, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। लोग आपको 10 ऐसी चीजें आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन आप मुखरता के साथ खड़े रहेंगे, बिना डरे बिना हिचके लड़ते रहेंगे, तो सफलता जरूर मिलती है। और उसके भगवान की दया से और आप लोग के प्यार से वो रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है। सरकार भी सुनती है, बात करती है, संवाद करती है, तो चलते रहता है। भाई डिफॉल्ट में जर्नलिज्म में आया हूँ। बिल्कुल। जैसा कि उचित शर्मा जी ने कहा कि बिना डरे डरे सहमे हमको अपनी बात मुखरता से कहना चाहिए। अब चूंकि मैं इस विषय ये इसका इस आज के कार्यक्रम का विषय है स्टूडेंट और अभिभावकों के हितों की रक्षा, तो यही बात मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा। और आज पैनलिस्ट लोग जो अपनी बातें बताएंगे कि अभिभावकों को भी अपनी बातें बिना डरे सरकार तक पहुंचाना चाहिए। स्टूडेंट को भी जो जो गलतियां यदि मनमानी किया जा रहे हैं स्कूलों के द्वारा, निजी स्कूलों के द्वारा, इनकी जो बातें हैं, जो अभिभावक डर के घर में रहते हैं, जो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, इनको बिना डरे अपनी बातें सरकार तक लाना चाहिए, मीडिया तक लाना चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए लाना चाहिए। तो मैं इसी टॉपिक पे आना चाहूंगा कि शर्मा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो ये निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है और अभिभावक जो पीड़ित हैं, उसके बाद भी उनका दर्द कहीं कोई सुन नहीं रहा है। मीडिया में भी जाते हैं तो मीडिया में भी कुछ लोग उनका दिखाते हैं, कुछ लोगों तक नहीं आ पाते हैं। तो इसमें अभिभावकों को क्या करना चाहिए? देखिए, अभिभावक अभिभावक काफी डरा हुआ रहता है स्कूल के जी मैनेजमेंट से। हकीकत ये है कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मैं भी जनरली चिट्ठी लिखने में डरता हूँ। लेकिन ये भय चीजें निकाल के लोगों को आप एजुकेशन, जो डायरेक्टर है, जो मंत्री है, जो सचिव है, उनके साथ संवाद करना चाहिए बिना डरे। जी लेकिन अभिभावक बोलते नहीं है, वो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, लेकिन जी बोलते नहीं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर आप बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप गलत चीजों का साथ दे रहे हैं। वो आपको और जी हमको तो बोल देंगे, लेकिन चिट्ठी नहीं लिखेंगे, सोशल मीडिया में नहीं लिखेंगे। ये जी बड़ी तकलीफ है पेरेंट्स के साथ। जी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे बच्चों को इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जी ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अपना नाम, आप इसको गुप्त रखा जाता है, आप फोन में बताएं उनको, चिट्ठी लिखें, जरूरी नहीं कि आप अपने सब डिटेल दे दें। और शिक्षा जी विभाग की भी एक गलती है कि शिक्षा विभाग भी इतने ज्यादा उनके क्लोज रहता है स्कूलों के, तो वो उनको बता देता है कि भाई फलाने के पेरेंट्स ने शिकायत की है, उनका नाम ये है, तो वो उस वाकई उसके बच्चों को कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहली जी चीज तो शिक्षा विभाग की गलती की, अगर कोई ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए डायरेक्टर एजुकेशन को कि आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये क्यों नहीं करते? ये जी क्यों जाहिर कर देते हैं? पेरेंट्स को आप कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? ये डरा के रखना चाहते हैं, इसीलिए तो इनकी चीजें निकल के नहीं आती है। अगर आप जी बोलते हैं कि सुनो मेरा ये ना, बड़ा प्रॉफिट नुकसान का काम है शिक्षा, तो आप इतनी मोटी रकम क्यों ले रहे हैं? आपको अगर दूसरे व्यवसाय ही करना है तो कोई दूसरा व्यवसाय कर लीजिए। शिक्षा से जी जुड़ा व्यवसाय काफी प्रॉफिटेबल व्यवसाय माना गया है। आप जी अन्य व्यवसाय के लोग छोड़ो,
शराब के व्यवसायी भी इसमें आ गए हैं कि जिनको लग जी रहा है कि शराब से ज्यादा व्यवसाय इसमें लाभ जो है वो शिक्षा में है, तो शराब के व्यवसायी भी। और वो जी मतलब कि भाई एक शिकायत, पहली चीज तो शिकायत आप कीजिए, मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि आप शिकायत कीजिए, चिट्ठी लिखिए, सोशल मीडिया में लिखिए। अगर कोई जी चीज गलत हो रही तो आप नॉलेज में लाओ ना, नॉलेज में लाते नहीं, डरते हैं। जी डरना क्यों, किनसे डरते हैं आप? अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही सरकार में आप डरेंगे तो क्या होगा? जी सबसे बड़ी चीज ये भय और डर निकालना पड़ेगा अभिभावकों को, और उन लोगों को सामने आना पड़ेगा जिनके जो इनके पेरेंट्स या तो स्कूल क्रॉस कर चुके हैं, आप, जी या स्कूल में उनके बच्चे नहीं हैं, या फिर अभी छोटे हैं, तो उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए। जी आप बोलेंगे नहीं तो आप हमको बताएंगे नहीं तो हम कैसे लिखेंगे? हमने सही आज एक पालक संघ के एक व्यक्ति ने फोन किया जी कि भाई हमको वो जो आए हैं डायरेक्टर, वो नहीं आने चाहिए। हमने बोला आपने संवाद किया? जी आपने संवाद किया संचालक शिक्षा से? नहीं किया। तो बोला आप जी अपने पक्ष तो रखिए, बात तो कीजिए। आप बात करने में, फोन करने में, मैसेज करने में, आज की डेट में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी आप चिट्ठी नहीं लिखेंगे, व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में नहीं लिखेंगे, तो कैसे उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होगी ना कि आप तकलीफ में हैं। जी तो कैसे मालूम होगा? आप लिखना बोलिए, बोलना भैया बोलते रहिए। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा आपके कि आप बोले लिखते रहिए। कई पालक, कई पीड़ित लोग, कोई पीड़ित अभिभावक जितने हैं वो कई सैकड़ों लेटर दे चुके हैं डीओ ऑफिस या राज्य सरकार को, या मतलब जगह जगह, परंतु कोई उसमें सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मीडिया भी उस खबर को चला देती है, उसके बाद भी राज्य सरकार उन पीड़ित लोगों के बारे में नहीं सोचती है, उस आवेदन पे कोई चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। तो आप उनसे सवाल कीजिए ना, मैसेज कीजिए, आप सवाल खुद से करें। देखिए किसी ना किसी को तो फ्रंट पे आना पड़ेगा। ये भी आप अगर आपकी अगर जवाब नहीं आ रहे हैं तो उनके जी ऊपर लिखिए। मुझे नहीं इसी लगता बात कि में कोई भी जी व्यक्ति आपकी बातों को, लीगल बात, अच्छी बातों को जो वाकई मानने लायक है, उसको नजरअंदाज करेगा। आप उनसे नहीं, संवाद इसके लिए कीजिए। तो मैं खुद गवाह हूँ। मैं एजुकेशन एक्टिविस्ट, तो आप देख ही रहे हैं, हाँ कई इसमें कई आंदोलन भी कर चुका हूँ, कई शिकायत पत्र हो चुका, पर वो सिर्फ डस्टबिन में जाता है। डीओ साहब या डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब कुछ नहीं करते, शासन तक कुछ नहीं करते, और यहाँ तक शिक्षा मंत्री मिलते नहीं। अच्छा, इसी में मैं ममता दीदी से भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद राजनेता, मतलब डिप्टी सीएम की वाइफ रह चुकी हैं, और दूसरी बात खुद टीचर भी हैं। आप दोनों पहलू को आप अच्छे से समझ सकती हैं। तो ममता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट लोग जो दिक्कत में आते हैं, आप शिक्षक होने के नाते उनको किस टाइप से ट्रीट करती हैं, और जब उनकी दिक्कत आती है तो आप चूंकि डिप्टी सीएम की वाइफ भी रह चुकी हैं अपने सरकार में, तो उनकी दिक्कतों को सरकार के तक कैसे पहुंच, अच्छा शायद टेक्निकल खामी का उनका कट गया है, तो इस बात को भी मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगा कि हमको इन राजनेताओं तक यदि बात पहुंचती नहीं है, या अच्छा जुड़ रही हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ 2G के कारण जी जी ये बार बार ये हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी जी जी। तो मैं इसमें बस आपसे एक क्वेश्चन है कि आप टीचर होने के नाते, और प्लस चूंकि डिप्टी सीएम की वाइफ भी रह चुकी हैं, तो दोनों पहलुओं में स्टूडेंट की जो दिक्कतें आती हैं उसको कैसे देखती हैं? जी, जी सबसे पहले जो उदित जी ने बात रखी कि पेरेंट्स जो है वो लिखते नहीं हैं, और जी मैं इनके साथ सहमत हूँ कि काफी जो अवेयर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो जो जी मेरी जो डीलिंग रहती है पेरेंट्स के साथ, तो मैं उनको हम काफी आजकल जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही काफी बिजी रहते हैं, और जी कुछ तो उनको अच्छा, उनकी बातें कर रही हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है जी जी जुड़ जी जाए। जी। जी लेकिन ऐसे बहुत अच्छा है दिनेश जी, ऐसे संवाद आपको करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा है जी कि ऐसे संवाद आप करते रहेंगे तो लोगों को विश्वास आएगा कि कुछ हो रहा है। और जी आप जी इसमें लगातार, आप एक बार बात कीजिए, 2 बार बात कीजिए, जाएंगे लोग आपकी सुनेंगे। ममता जी जी। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स जो है वो ज्यादा वर्किंग होने के कारण, मदर भी है और खासकर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो जो जितने वो एजुकेटेड हैं वो मैं कहूंगी कि वो वाइस चांसलर तक लिख के दे देंगे, पर वो कभी टीचर के पास आना नहीं चाहते। वो अपनी जी जो समस्या है वो हायर लेवल तक पहुंचा देंगे, तो कभी टीचर के साथ आके डिस्कस नहीं करेंगे, जिसकी हम
अपनी जो कम्युनिकेशन जो पेरेंट्स और टीचर्स की होती है, वो उससे काफी मसले जो हल हो सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर मैं जो आपने कहा कि अगर जब हमारी सरकार थी, तब तो बहुत सारी ऐसे होती थी कि टीचर्स हमारे पास अपनी समस्या लेके आती थी। उनकी ज्यादा जो होती थी कि वो तो ट्रांसफर की होती थी, वो तो इमीडिएट करने की उनको रिक्वेस्ट, वो हम जैसे भी। अच्छा, उनकी भैया आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए जब तक वो जुड़ रहे हैं। देखिए, तो ये चीज है कि आप मिलिए, मैं बोल रहा हूँ एसोसिएशन से भी मेरी अपील है, सुझाव है कि उसके बाद अपना पक्ष आप रखिए। आज ही मेरे पास आया था दिनेश जी ये मुद्दा कि शिक्षा मंत्री समय नहीं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री से मैंने खुद बात की और शिक्षा मंत्री से मैंने ट्राई करने की कोशिश की। ये बात सच है कि उनके फोन और उनके पीए के फोन नहीं उठते हैं। आज ही मेरे नॉलेज में लाया गया, तो मैंने खुद फोन लगाया कि आप वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि अगर शिक्षा मंत्री भी पालक संघ और पालक एसोसिएशन को और पेरेंट्स एसोसिएशन को अगर वक्त ना दे तो दुर्भाग्य है। लेकिन नहीं लड़ना देते चाहिए, भैया, आपको लड़ाका बनना चाहिए। नहीं, आप ले सच चुका है, हूँ। आपका कहना सही है, आपका कहना सही है। मैंने आज व्यवहारिक रूप से इसको देखा, आज खुद देखा। मुझे एक पालक संघ के व्यक्ति ने फोन किया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, तो मैंने बात करने की चेष्टा की कि शायद मेरा फोन उठा ले माननीय शिक्षा मंत्री जी। लेकिन ये तकलीफ है वो व्यापारियों की। मैं तो आरोप सीधा बोलता हूँ ना कि व्यापारियों के फोन उठ जाएंगे उनके पास, लेकिन पालक एसोसिएशन का, मैं बहुत दबंगाई के साथ आपके सामने बात रख रहा हूँ कि व्यवसायियों के फोन उठ जाएंगे, व्यवसायियों को वक्त दे देंगे। लेकिन आप उनके लिए देखिए, व्यवसायी जो है वो शिक्षा मंत्री के लिए एसेट है और आप जो है वो लाइबिलिटी है। और इस एसेट और लाइबिलिटी के फर्क को समझिए। ये इसीलिए वक्त नहीं देते हैं कि भाई आपकी लाइबिलिटी, आपके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, स्कूल वालों को नाराज करना पड़ेगा। बड़े बड़े संस्थान आपने खोले हैं। देखिए, स्कूलों में जब निवेश ज्यादा होने लगे तो आप समझिए कि स्कूल एक फायदेमंद बिजनेस है, बिजनेस हो गया है जी। बिल्कुल। तो ये चीज को इसमें एक मैं बात जोड़ना चाहूंगी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल, जो निजी स्कूल हैं, उसमें अगर वो कोई फैसिलिटी अच्छा, दीदी का बीच में कट जा रहा है जी जी जी। नेट की तो आप प्रॉब्लम। कोशिश कीजिए और आप सफलता जरूर मिलेगी। एक बार नहीं मिले, दो बार नहीं मिले, आप सीएस को लिखिए, सीएस को चिट्ठी लिखिए, चीफ सेक्रेटरी, आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन कीजिए। और मुझे लगता है कि चाहे जो सचिव है, जो संचालक है जितेंद्र शुक्ला जी एजुकेशन के, मुझे लगता है कि वो वक्त देंगे। आलोक शुक्ला जी भी बहुत अच्छे आईएएस अफसर है, प्रमुख सचिव है, मुझे लगता है कि वो वक्त देंगे। हमको अपनी बातों को लेके, पेरेंट एसोसिएशन की बातों को लेके उनके समक्ष रखना चाहिए और एक ईमानदार प्रयास आप फिर करके देखिए, सफलता जरूर मिलेगी। नहीं तो हम लोग अपनी तरफ से भी आपका साथ देंगे और जो भी आपकी डिमांड है, जो वाजिब डिमांड है, मुझे लगता है कि सरकार उसको मानेगी। सरकार को हम इतनी निगेटिविटी अपने मन में ना लाए। और स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्कूल में भी बहुत अच्छी चीज होती है। वो जस्टिफिकेशन करते हैं कि हमने ये फैसिलिटी दी है तो उसका फीस थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, अच्छी बात है, ठीक। तो अच्छी एजुकेशन को, अच्छे टीचर को जो तनख्वाह देनी है तो अच्छे स्कूल में अच्छी उनको भी मोटी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये बात सत्य है। स्कूल के भी खर्चे भी बढ़े हुए। उदित, मैं इसमें दिनेश जी एक बात और जोड़ना चाहूंगी। यहाँ पर जो काफी सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे सीबीएसई की, जो यहाँ पर इनकी कंडीशंस होती हैं कि पेरेंट्स टीचर्स को इतना पैकेज देना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो क्वालिफिकेशन अच्छी, फुली क्वालिफाइड जो टीचर्स होंगी उनको लोग वो ले लेंगे। पर उसका जो यहाँ पर जो अभी जहाँ उनको जो कंप्लीट करता हूँ, उनको जो तनख्वाह दी जाती है उसमें साइन किसी में कराया जाता है और तनख्वाह कुछ और दी जाती है। ये मैं जानता हूँ। हाँ, हर स्कूल में यही चल रहा है। ये हाँ, उनको जो सीबीएसई के नॉर्म्स के साथ, सीबीएसई के नॉर्म्स के साथ में उनको 39,500 में साइन कराया जाता है और 28,000 चीजें पकड़ाई जाती है, मुझे खबर है। आप सीबीएसई को पत्र लिखिए, आप सीबीएसई को मेल कीजिए, लोग सुनते हैं लोग सुनते हैं। और बहुत, मैं सोचता हूँ कि बड़ी उम्दा सरकार है आपकी। शिक्षा विभाग में भले ही सुनवाई ना हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो वक्त देंगे, तवज्जो देते हैं। आप उनसे बात कीजिए, आप उनके समक्ष अपनी बातों को रखिए और संवाद कीजिए, संवाद से बिल्कुल हल निकलेगा। और नहीं, आपकी बात ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो टीचर भी डरा होता है कि मेरी जॉब चली गई, अब मुझे ये, मैं जॉब छोड़, वो कम पे करने को तैयार रहता है। तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका फायदा ट्रस्ट बना के ये करते हैं, ये ट्रस्ट बना के एनजीओ बनाते हैं। दूसरा क्या है कि जो निजी स्कूल वाले, जिनके जैसे प्रोस्पेक्टस पे उसने लिखा है कि मेरी यहाँ पर इतनी टीचर्स हैं, ये सभी, और बीच में वो कोई टीचर इसी कारण वो क्विट कर जाते हैं, तो वो कौन सफर करता है? वो बच्चा करता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट टीचर ही चला जाए तो वो दूसरे सब विदाउट
बीच में कट जा रहा है। जी भैया एक हमारे दर्शक हैं जो सवाल अपने बातें कह रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि उनकी बातें मैं पढ़ रहा हूँ। पवन ताम्रकर जी हैं बिलासपुर से, वो एजुकेशन एक्टिविस्ट भी हैं काफी अच्छे, और उन्होंने आप दर्शक के रूप में इसमें मैसेज डाले हैं कि हम जब निजी स्कूलों को कुछ लिख कर देना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में निजी स्कूल पावती तक नहीं देते। इनकी शिकायत जिला शिक्षा विभाग में करने से उन पर कार्रवाई भी नहीं करते। ये तो केवल स्कूल की बात है, शासन प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई गई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पवन ताम्रकर जी का कहना है। जी देखिए देखिए पवन जी, मैं देखिए शिक्षा विभाग का आपका सवाल अच्छा है, वाजिब है, व्यवहारिक बात है आपने जो कही। मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ शिक्षा विभाग का कि उनकी बातों को रखूं, लेकिन एक बात जरूर है कि आप यही चीजें सीएम को लिखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजकल मेल कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके जरूर, और आप एक चीज और मैं आपको इनको थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ, बहुत चीजें ताम्रकार जी के लिए, कि आपने जो शिकायत की ताम्रकार जी, अगली बार आप शिकायत करने के 15 दिन बाद उस पर आरटीआई लगा दीजिए। हाँ ये अच्छा है। जी जी जी। आप मेरी शिकायत पे आज दिनांक तक क्या कार्रवाई हुई उसका विवरण देवें, एक लाइन का आप आरटीआई जरूर लगाएं। तो अगर वो धूल खाते हुए कहीं पड़ी होगी तो इन लोग को सब समझ में आ जाएगा कि वो क्या करना है। तो बेटर होगा कि जहां वो आरटीआई लगाए, उसी आवेदन को संलग्न करते हुए एक आरटीआई भी लगा दें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कि इस पे आज दिनांक तक क्या कार्रवाई हुई। तो वो आपकी जो फाइल है ना, शिकायत है जो धूल खा रही थी, जिसपे तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, उसको संज्ञान ले लिया जाएगा। क्या है कि इनके पैतरे इन्हीं के ढंग से किए जाने उचित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ही ये हमारी उम्मीदों को और हमारी उम्मीदों की कागजों को ये पतंग बनाकर उड़ा देते हैं, ये इनको, क्योंकि इनको शिक्षा विभाग के जितने डीओ, मैं आपके ओपन डिबेट में कह रहा हूं कि ये सब के सब भ्रष्ट हैं। केवल खेल सामग्री, किताबें, इन सब चीजों, फर्नीचर, इन सब चीजों से इनके पैसे खाने के इनके तरीके हैं। 35-35, 40-40% में यहाँ पे ठेके बिकते हैं, फर्नीचर में कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर केवल उसी के लिए बैठे रहते हैं, ये मोटा कमीशन खाते हैं। 1.5 लाख तनख्वाह रहती है इनकी, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इनकी तनख्वाह रहती है, कमीशन अलग होते हैं। ममता जी दीदी कुछ करना चाहेंगी? भैया ममता जी कुछ करना चाहेंगी? उनका डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में। हाँ बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है, जैसे देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। जी भैया, भैया तो एक चीज और है कि पवन ताम्रकर जी ने एक बहुत अच्छी बात भी लिखी है कि सीबीएसई स्कूल मात्र के हैं, इनके पास सीबीएसई की मान्यता ही नहीं, एक मान्यता पर 3-4 स्कूल संचालित होते हैं। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये इन लोगों को, आप स्थानीय पत्रकार जुड़ रही हैं, उनको थोड़ा सा बोलने के बाद जल्दी मौका दें। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे स्कूल का जो ये एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे एनुअल फंड हो गए, और जिसमें ये एक्स्ट्रा फंड, स्पोर्ट्स फंड है, बिल्डिंग फंड है, कल्चरल एक्टिविटी फंड है, को एक्टिविटीज के जो फंड्स लेते हैं, ये अपनी स्कूल की जो मनमानी जो करते हैं, पेरेंट्स पे उस पे ज्यादा आता है। जब बच्चा उस पे कहेगा कि नहीं मुझे ये इतना फंड, मुझे यहाँ फी जमा करना है, तो वो पेरेंट्स कुछ तो नहीं कर पाते। ये जो बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया है, इसमें स्टूडेंट्स की भी एक्सप्लॉयटेशन और पेरेंट्स की भी हो रही है। तो इसको, इस चीज को भी, हाँ इस चीज को भी बहुत ही, ये काफी जो बड़े स्कूल जो है, वो फिर वो शिक्षक किनको मिल सकती है, वो अमीर खास लोगों। जी कट गया। और इसमें भैया एक कहना चाहूंगा, मुकेश प्रजापति ताम्रकार जी इनका भी पढ़ देता हूँ, इनका भी पढ़ देता हूँ एक बार मैं, मुकेश जी का, उसके बाद दोनों का आप विचार बताइएगा। मुकेश जी का कहना है कि सब नेताओं को कमीशन जाता है तो क्यों ध्यान देंगे, पालकगढ़ भुगत रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं, फीस के लिए कहीं सुनवाई नहीं है। ये मुकेश जी का कहना है। इसमें फीस नियामक आयोग इनका है, वहां पे फोन करें। भैया की आवाज, हाँ जी अब आ रही है, अब भी आ रही है। हाँ आप उनको लिखे तो सही। ताम्रकार जी को मैं बोलूंगा कि ताम्रकार जी, एक ही स्कूल, एक ही लाइसेंस पे या एक ही नंबर पे 2-2, 3-3 स्कूल चल रहे हैं, तो आप उसको स्थानीय पत्रकारों को बताएं, एक्टिविस्टों को बताएं, आप वहां के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लिखें, और सीबीएसई को भी इसकी एक कंप्लेंट भेज के देखिए, निश्चित तौर पर आपको इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो इसका फल मिलेगा। आप सीबीएसई को लेटर लिखिए, मेल कर दीजिए, सबूतों के साथ, दस्तावेज के साथ, तथ्य तर्क के साथ आप दीजिए ना, कार्रवाई होगी। और नहीं होगी तो आप मेरे को भेजिएगा, दिनेश जी से आप मेरा पता ले सकते हैं, आप मुझे भेजे, मैं निश्चित तौर पे इसको उचित स्थान पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
और जी इसकी कार्रवाई होगी। इस तरह गलत और इतनी भर्राशाही नहीं है। अगर कहीं ना कहीं चूक हो, आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो पुख्ता है, आपके पास तमाम दस्तावेज है कि नहीं उस चीज के लिए। जी। लेकिन मुझे लगता है कि पवन जी आपका धन्यवाद दे रहे हैं। पवन तमरकर जी कहना है आरटीआई की सलाह बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, और कम से कम 35 शिकायतें हैं, आरटीआई जरूर लगाया जाएगा। धन्यवाद सर जी। और ममता जी आप बताएं फिर कि इसमें क्या करना चाहिए हमको, और आगे जैसे जम्मू कश्मीर में अभी बच्चों की क्या हालत है, वहां पे क्या शिकायतें आ रही हैं, पहले आप ये बताएं ताकि देश के मेन लोग। क्या है कि अब जैसे हमारा ये जो कोरोना काल में लॉकडाउन जी में जो बच्चे जो हमने एक सर्वे किया था उसपे 40% ही हमारे बच्चे एजुकेशन ले पाए जिनके पास स्मार्टफोन थे। जी जो दूर पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, जो मैदानी से दूर हैं, जो उस स्मार्टफोन को नहीं ले पाते, उससे वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो एक तो जी ये हमने अपने गवर्नमेंट को भी, यहाँ एलजी को भी भेजा है। दूसरा जी क्या है कि यहाँ पर जो जिसको हम बच्चों से दूर रखना चाहते थे फोन, अब ये फोन उनके हाथ में है। जो कुछ हम चाहते थे कि नहीं, पेरेंट्स भी चाहते थे कि ये फोन, स्मार्टफोन जो है, बच्चा कहीं गलत दिशा में न चला जाए। आज 24 घंटे बच्चे के हाथ में फोन है और वो जी जी मजबूरन है। दूसरा क्या है कि जैसे एक स्कूल में प्रोजेक्टर होता था, तो वो कुछ दिखाना होता था बच्चों को, तो वो 10 मिनट या 20 मिनट की क्लास लेके वो प्रोजेक्टर पे सब कुछ दिखा देते थे। आज वो जी। स्कूल इस कोरोना काल में उन्होंने ये घंटों, वो जो टीचर्स हैं वो। अच्छा कट गई भैया। मुकेश जी का भी आप आंसर दे दें। मुकेश जी का जो कहना था सब नेता कमीशन खाते हैं, क्यों ध्यान देंगे, पालक गण भुगत रहे हैं और स्कूल वाले प्रेशर कर रहे हैं फीस के लिए, कहीं सुनवाई नहीं होती। इसमें आप अपने विचार प्रकट करिए। देखिए भाई, जो आप उन्होंने पहली लाइन लिखी, पहला सवाल है वो ठीक है, वो ठीक, मतलब उसको हम आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि जी कमीशन खाते हैं। आपको भी मालूम, हमको भी मालूम है। जी पालक जी आपको गैर वाजिब फीस के लिए, देखिए फीस के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश है और जो जी उसको तो फॉलो करने पड़ेंगे। जो आपकी वाजिब मांग होगी उस पे अगर गलत कर रहे होंगे या स्कूल गलत कर रहा होगा, तो निश्चित तौर पे आपको जमाने के सामने, पत्रकारों के सामने, एक्टिविस्टों के सामने और शासन प्रशासन के सामने रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं तो गलती आपकी है। आप अगर सोशल मीडिया जैसी चीजों में भी आप नहीं लिख पा रहे हैं और फेसबुक और ट्विटर में भी लोगों को नहीं मैसेज कर पा रहे हैं, तो गलती आपकी है। कृपया लिखिए, नहीं है तो तमाम दस्तावेजों के साथ पत्रकारों को बताइए। पत्रकार इतने हल्के नहीं है अभी। आप पत्रकारों को जी भेजेंगे तो निश्चित तौर पर वो छापेंगे भी और उनसे सवालात भी करेंगे। और जी समय समय पे इस टाइप की मीटिंग है, पेरेंट्स एसोसिएशन की मीटिंग है, खुद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नेतृत्व में होनी चाहिए। कुछ हमारे यहाँ लैकूना है, ये करानी चाहिए। आप ऐसे भी जी। सुझाव दीजिए और एक ईमानदार आवाज कट रही है। ममता जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी तो आप बताएं फिर आगे जो कंटिन्यू कीजिए उस समय जब बता रहे थे। हाँ, जी उसमें यही है कि वो वहां से स्कूल की तरफ से प्रेशर आता है, और जो इस काल में भी कब जो पेरेंट्स दुखी हैं, और कुछ जी टीचर्स भी यहाँ पर ऐसे दुखी हैं। अब जैसे मानो कि जैसे मैं एक नर्सरी टीचर हूँ, तो जी हमें हायर अथॉरिटी से यही आता है कि आपके जी बच्चे, आप उनको ऑनलाइन क्लासेस करिए। उसमें पेरेंट्स ने वो रिएक्शन दिया कि अगर हम इतने नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे। कट गई भैया, आपकी आवाज उस समय कट गई थी। जी आप बोलें। जी, तो बिल्कुल खुल के फ्री होके बिल्कुल लिखे, समाज को लिखे, फेसबुक पे लिखे, बड़े आला अधिकारियों को लिखे, शासन प्रशासन को लिखे। भूपेश जी सरकार इस मामले में काफी संजीदा है। उम्मीद है कि इस चीजें होंगी, नहीं होंगी तो कुछ उपाय मैंने बताए हैं, उस पर अमल कीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सीबीएसई को लिखिए, सीबीसी को लिखिए, कहीं भैया करप्शन अभी हो रहा है चीज। चीज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि निजी स्कूल वाले विधेयक तक को नहीं मान रहे हैं। विधेयक को चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट में। मतलब जब ये सरकार के विधेयक को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, ये पूरी मनमानी ढंग से चल रहे हैं। ये चैलेंज करना मतलब सीधी बात है, सरकार को चैलेंज कर रही है। देखिए, ये पेरेंट्स एसोसिएशन को मिला बड़ा स्वरूप देना या इकट्ठे होना में बड़ी तकलीफ है। जी स्कूल एसोसिएशन इकट्ठी जल्दी हो जाती। क्या होता है कि ये जितनी भी एसोसिएशन, जब फैक्ट्रियां आई थी तो मजदूरों इकट्ठा हो, मजदूर एकत्रित हो, मजदूरों के हक के लिए बात होगी, तो मजदूर तो इकट्ठे नहीं हो पाए, फैक्ट्री वाले सब इकट्ठे हाँ हो गए। फैक्ट्री वाले एकत्रित हो गए। हाँ, यही तो है। वो ये वही हो रहा है कि हम लोग, वो पालक लोग तो इकट्ठे नहीं हो पाए, स्कूल एसोसिएशन बन के वो दबाव डालेगा। और फिर क्या, इस कोई भी स्कूल वाला हल्का आदमी तो है नहीं, सब पैसे वाले लोग हैं। तो जी पैसे जी वालों की सुनवाई प्रथम होगी, ये मानते हैं।
लेकिन फिर जी भी सर। उम्मीद की एक किरण है। मेरा मानना है अभी भी, मैं हताश मत होइए, लड़ते रहिए, एक आदमी भी लड़ते रहेगा तो निश्चित तौर पर उसको मिलेगी। हम सबको हाई कोर्ट, देखिए अगर शासन प्रशासन नहीं मान रहा है तो कोर्ट के रास्ते है, और कोर्ट के रास्ते में हमको जाना चाहिए। आज भी हम लोग कोर्ट से बड़ी उम्मीद करते हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो हाई, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग, भाई पेरेंट्स को खुल के आना चाहिए, बोलना चाहिए। वो नहीं जी आते हैं। एक पेरेंट्स ही पैसे कहाँ से लाएं इन सब चीजों के लिए, तो लोगों को दान लेना चाहिए, आगे आना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए तो अप्रत्यक्ष रूप से सामने आना चाहिए। पूरी गलती दिनेश जी पेरेंट्स की है। वो जी केवल और केवल आपको, हाँ सर हम आपके साथ है ये बोलेंगे, ना तो आपको जी फिजिकली सहयोग करेगा, ना वो फाइनेंशियली सहयोग करेगा। जी मंजिल ना दे, चिराग ना दे, हौसला तो दे, तिनके कहीं जी सही मगर सहारा तो दे। और मगर जी वो भी नहीं देते हैं। वो मैं एक बीइंग पेरेंट्स में जानता हूँ कि ये लड़ाई लड़ना कितना वाजिब भी है और जरूरी भी है। उसके बावजूद भी लोग मदद नहीं करते, केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। कोई लड़ रहा है तो जी उसका साथ भी नहीं देते। उनको लगता है हमको क्या करना है। इस जी चीजों से ही परेशान है, और इस चीजों से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो अन्य चीजों में भी देखते हैं कि लोग जी बोल नहीं, डरते हैं, जी। भय, भीरू किसी है भी सब आंदोलन पेरेंट्स। में, मैं जैसे एक्सप्रेसवे की भी लड़ाई लड़ा, कुछ कुछ लोग आते हैं साथ में, बाद में नहीं आते हैं। मतलब कोई भी आंदोलन में थोड़ा देर तो आते हैं पर नहीं आते हैं। तो मैं ममता दीदी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। दीदी आप टीचर भी दिनेश जी, हैं। जी दिनेश जी मैं इजाजत चाहूंगा, बैटरी भी मोबाइल की जी भैया, डाउन होने धन्यवाद, वाली है। बहुत बहुत ममता जी, धन्यवाद। ममता दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे जी जी जम्मू जी कश्मीर से नमस्कार। उस सुदूर एरिया से आप बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, जी जी चर्चा करके। आगे भी आप टच में रहेंगे उम्मीद है। अभी जी हम टच स्क्रीन में है, उम्मीद में है कि बिल्कुल। आगे हम टच में भी रहेंगे जी और इसी तरह वार्तालाप करेंगे। दिनेश जी बहुत रहेंगे बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, माफी चाहूंगा आपके नहीं आपसे। नहीं, हाँ कोई बात आप नहीं, आप जी जी दर्शकों जी भी आपका बहुत आगे विचार आप बहुत बिल्कुल अच्छे लगे। दिएगा। काफी जरूरी है सजेशन लोगों आपकी का उदित जी संदेश की और सजेशन बहुत अच्छे जानकारी। हैं। ठीक है, जी 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 नमस्कार। भैया, आप अपना जाते जाते नंबर दे दीजिए ताकि दर्शक आपसे कांटेक्ट कर सकें, यदि कोई पीड़ित दर्शक हैं तो। जी, मेरा मोबाइल नंबर दर्शक नोट कर लें। अगर आप टाइप करने की पोजीशन में हो दिनेश जी, तो वो भी टाइप करके लोगों को बता दें। 9826 जी 42040। मैं रिपीट जी कर रहा हूँ, 9826 जी 42040। जी बड़े मुद्दे, आप टीआरपी, द रूरल प्रेस आप देखते रहिए। न्यूज में हम तमाम उन बातों को उठाते आए हैं जिन बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है। हम उन बातों को समक्ष रखते हैं जनता के, आवाम के, जिन बातों के खुलासे उनको जानना चाहिए और जो उनके लिए जानना जरूरी है। इस जी चीजों के लिए आप उचित शर्मा फेसबुक भी देखते रहे, टीआरपी न्यूज भी देखते रहे, और मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। और अपने कोई भी जो मुझे आपको लगता है कि मैं कोई सुझाव दे सकता हूं, तो बिल्कुल आप उम्मीद के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। जी जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहुत ओके। बहुत। अब उदित मैं जी की दीदी, बहुत ही जी सजेशन बहुत अच्छी लगी। इनकी तो जी काफी हाँ नहीं, काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे मुखर पत्रकार हैं। और ये सत्ता पक्ष हो चाहे जो भी मतलब ये डरते नहीं। जो सच्ची बातें हैं इनके, आप पत्रकारिता में आप देख सकती हैं। तो दीदी, मैं आपसे बिल्कुल। पूछना चाहूंगा कि आप हम्म, तो टीचर भी हैं और बच्चों को ज्ञान देती हैं। वो तो हम्म, शिक्षा वाली ज्ञान हुई, उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके आईक्यू लेवल को आगे ऊपर लाने के लिए आप शिक्षा के हिसाब से, टीचर के हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो तो बहुत ही सराहनीय है। मैं आपसे आज बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए ज्ञान मतलब आपके मुख से सुनना चाहूंगा कि जो पीड़ित होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किस किस जगह पे जाना चाहिए, और उनके लिए क्या क्या, जैसे बाल आयोग है, कहाँ कहाँ पे उनके लिए आदेश है कि उनके पक्ष में आदेश है। देखिए ये अभिभावकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि अपनी जी वो बात जो मीडिया तक पहुंचाएं। उसपे जो ये हमारे बाल विकास जो मंत्रालय है वहां तक ये अपनी बात पहुंचाए। अगर ये पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, अभिभावक नहीं बात उठाएंगे, तो इनकी कौन सुनेगा। अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो नेचुरली इनकी एक आधा पेरेंट्स जो होगा वो आगे आएगा, उसके बाद वो भी थक जाएगा। इसलिए जी यूनिटी चाहिए। जी इसमें महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसमें अभी पेरेंट्स उनकी बात उनकी वहां पर सुना जाएगा। आप गूगल पे चले जाएं, उस पे आपका उनका नंबर ले सकते हैं। अब जो ये जी लोकल सरकार जो है हमारी प्रांतीय सरकारें भी सुनती हैं। ये जो उदित जी ने बातें कही है ये फैक्ट है।
कि कई बार जी वो नहीं भी सुनते, नहीं टाइम देते, पर जब तक जी ये पेरेंट्स यूनिटी अपनी नहीं बताएंगे तब तक थोड़ा आगे चलना, काम करना थोड़ा मुश्किल है। और ये जो डायरेक्ट जो है सीएम को, जैसे उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सीएम के साथ वो अपनी लेटर भेज सकते हैं और वो बार जी बार लिखें कि हमने आपको लेटर भेजा है। ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स की जो बातें हैं उसमें सारी ये उसमें आए, और साथ में उनका वो जवाब पूछ सकते हैं, जैसे आरटीआई लगा के सब जवाब पूछ सकते हैं कि हमने आपको लेटर भेजा था, मेल भेजा था, तो कभी ना जी कभी तो वो पूछेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये वहां तक तभी पहुंच सकती है जब पेरेंट्स बार बार इकट्ठे होके मीडिया के थ्रू भी, तो ये जी सब चीजें जो है। हाँ, मैं आपको इतना ही। सिद्धू, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सिद्धू कपूर जी हैं जो लिख रहे हैं आपको एब्सोल्युटली ट्रू और गुड सजेशन बाय ममता जी जी। जी जी और एक जी हमारे जी दर्शक जो फिर से जुड़े हुए हैं पवन ताम्रकर जी, उनका एक संदेश कहना है कि सीएम महोदय जी की पहली जन चौपाल में शिकायत हमारे द्वारा की गई थी। हमें तुरंत केवल यही जवाब दिया गया था कि जल्दी ही फीस नियामक आयोग कानून बनाया जाएगा। हम्म, इसके अलावा हम्म। कोई भी कदम शिकायत को देखते हुए नहीं बढ़ाया गया। तो इसमें आपका क्या विचार है? इसमें क्या है कि अगर सीएम साहब ने ये बात चौपाल में बोली है तो वो सबका प्रूफ है, और उसी का वो टाइम और वो अपना डेट नंबर लिख के वो अपना वो दे कि आपने इस चौपाल में इस गांव में बोला था, इसमें यहाँ पर फीस का जो कानून बनाने के लिए बोला है, और उसमें नहीं, वो क्यों कानून नहीं तो लागू बन हो गया, पाया। सीएम साहब के अनुसार कानून बन गया है यहाँ पे, पर उस कानून को अधिकारी लोग लागू नहीं करा पा रहे हैं अभी तक, नहीं कम कर से कम पा चार। रहे हैं, तो हाँ, उसी उसी को फॉलो अप करना पड़ेगा। जी उसी को फॉलो अप करने का पड़ेगा कि अगर वो बोल के गए हैं तो फिर उसको लागू क्यों नहीं कर पाए। और वो ये सब चीजें जो हैं इनको फॉलो अप बहुत जरूरी है। जी। और उस कानून को स्कूल वाले, निजी स्कूल वाले चैलेंज भी कर दिए हैं हाई कोर्ट में कि वो हाँ, कानून नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हाई कोर्ट में उसमें नहीं, चैलेंज किया गया है। तो इन स्कूलों के जब ये अधिकारियों की आदेश को नहीं मानेंगे, सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो आप हम्म, बताइए ममता जी कि क्या क्या करना चाहिए इन स्कूलों के प्रति और क्या किया जाए? फिर आंदोलन को नहीं मानते, देखो, अभिभावकों को नहीं नहीं मानते, फिर किसी को नहीं मानते। नहीं तो फिर ये कोर्ट में जैसे जाएंगे तो वो भी अगर कोर्ट की बात भी नहीं मानेगा तो फिर तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, अगर ये माननीय इनका भी नहीं मानेंगे, कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो फिर तो ये सारी इनकी मोनोपोली है। ये सारे इकट्ठे, चाहे वो गवर्नमेंट के भी लोग इनमें शामिल हैं। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर हमारे पेरेंट्स इतना कुछ सफर करने के बाद भी इतना नहीं हो पा रहे, तो फिर तो ये तो बड़ी सीरियस बात है। जैसे मैं यहाँ ये छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा कि छत्तीसगढ़ में खुद स्कूल वाले ही गए कि पहले क्या है, सरकार ने फीस, ऑनलाइन क्लास को फीस लेने से मना कर दिया। तो ये हम्म, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से आदेश लाए, तो हाई कोर्ट ने इनको आदेशित किया कि ठीक है, आप सिर्फ शिक्षण शुल्क ले सकते हैं। तो इन्होंने हम्म, दूसरों को, सरकार को, अभिभावकों को गुमराह करते हुए जो उनके कंप्यूटर लैब फीस हैं और दूसरे गेमिंग फीस हैं, बिल्डिंग फीस है, सबको मर्ज करते हुए शिक्षण शुल्क बता के आज लूट रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। इसमें भी वो नहीं मानते, बिल्कुल। सरकार भी नहीं मानती, ना सरकार कोई कार्रवाई करती। इसमें क्या करना चाहिए अभिभावकों को? ये है कि फिर इनको थोड़ा ज्यादा उग्र, जैसे वो कई पेरेंट्स करते हैं ना, अपना उग्र स्कूल के बाहर अभिभावक जी बैठे हैं और हंगर स्ट्राइक करें, उसमें वो जी जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दें, पब्लिक को भी पता लगे। ये अवेयरनेस करना पड़ेगा पब्लिक को कि हमारे ये जो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट इनके साथ क्यों नहीं क्यों मिली हुई है। तो ये सारा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। जी। इसमें बड़ी सारी फिर तो एजुकेशन जो है वो उनका रुख जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो नहीं, यहाँ पेरेंट्स। पे पालक संघ भी हैं, वो जो काफी उग्र प्रदर्शन भी करते हैं। मतलब वो अपने मन से उग्र प्रदर्शन नहीं करते, ये निजी स्कूल वाले इतने उनको परेशान कर चुके हैं कि उनको जो आप बोल रहे हैं उग्र प्रदर्शन करना चाहिए, जो सलाह दे रही है वो सही में वो करना पड़ता है उनको। और वो, परंतु शासन प्रशासन, कलेक्टर या जो भी, वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनको थाने में बिठा देते हैं, पर स्कूलों के खिलाफ तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भी कार्रवाई नहीं यहाँ करते पे। क्योंकि आजकल ये स्कूल स्कूल जो है वो काफी बड़े बड़े, मैं वो कहना नहीं चाहूंगी कि ये उनके जो ट्रस्टी हैं या क्या है, वो प्रेशर वहां से आता है। तो ये सारी जी इनकी मिली भगत है। तो ये सफर तो बच्चा कर रहा है, और जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते वो, ये बहुत ही एक मेरे भी मन में एक बहुत ही इसके लिए आ रही है कि ये इसके मजबूर लोग जो है वो अपने पेरेंट्स जो है वो क्या करें।
तो ये बहुत ही ऐसी ऐसी जो है वो बहुत ही शर्मनाक, मैं भी इसकी निंदा ही करूंगी। तो ये काफी सारी ऐसी बातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं सुनेगी तो फिर अभिभावक क्या करेगा? अपना बच्चा वो स्कूल से थोड़ी मतलब वो इतना ही कर सकता है कि उस स्कूल से वो अपना बच्चा निकाल ले। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसी एजुकेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे हाईली क्वालिफाई जो टीचर है वो गवर्नमेंट स्कूल में है, और जो ये प्राइवेट स्कूल वाले जितने भी हैं इनके पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होती, और फिर भी वो उसी में वो उसको क्योंकि उसको अपनी इनकी फीस जो है वो पूरी लेते हैं पर टीचर्स को वो कम देते हैं। तो ये दोनों साइड से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है कि अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये सारे कर रहे हैं तो इसमें उनकी मनमानी, और वो उनको ही किसी न किसी रूप में वो खुश कर देते होंगे, तो वो उनकी पेरेंट्स की ये तो ये एक बिजनेस माइंड हो गया। तो ये एक सामाजिक, हम पहले क्या होता था कि सभी स्कूल जो थे जी सामाजिक बुराई हो चुकी है निजी स्कूल आज की डेट में, इस डेट में। तो ये एक बिजनेस पॉइंट बना लिया है जिसमें वो ना वो पेरेंट्स की सुनना चाहते, दोनों की संवाद हो तो ज्यादा बेटर रहता कि वो हाँ जी इसको सुधार करेंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा ये सामाजिक बुराई जो है उसमें शामिल है कि ये एक बिजनेस पॉइंट आप से लेते हैं। ये वैसी फीस और बढ़ाना करना, ये सारी बिल्डिंग फंड, ये एनुअल फीस को उसको डबल करके, अभी तो ये इसमें भी फीस इन्होंने प्रोजेक्टर लगाना करना, इसमें ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही सीधा असर जो है वो पेरेंट्स पे पड़ रहा है। तो ये एक बहुत ही, चाहे वो अभी जो आ रहा है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज भी कराई है पर ये स्कूल वाले प्रशासन वाले कुछ नहीं कर रहे, तो ये एक निंदनीय बात है। तो हम तो मैं यही कहूंगी कि एज ए टीचर मैं यही होगा कि हम टीचर की पूरी रिस्पेक्ट करें, तभी होगी रिस्पेक्ट जब उसके अभिभावक उनसे प्रसन्न होंगे, स्कूल से उनके बच्चे अगर उनकी सफर ना करें, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये हायर लेवल की बातें हैं जो इनकी वो बातें पेरेंट्स वहां उन तक पहुंचाए और वह सुने भी। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो अगर ये उग्र भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं तो फिर इसके आगे काफी सोचने वाली बात है कि हम इसके क्या आगे कर सकते हैं। जी दीदी, तो इसमें क्या है, आप अपने अपने विचार तो व्यक्त किए और ये सब बातें जो लोगों को पता भी है, शासन प्रशासन को भी पता है। देखिए आप भी जम्मू कश्मीर से बैठ के ऑल इंडिया में जो दिक्कतें आ रही हैं पूरे भारतवर्ष में निजी स्कूलों के द्वारा, उसकी आप निंदा भी कर रही हैं। उसके बाद भी, निंदा करने के बाद भी ये स्कूल वाले नहीं सुधरते, ये मनमानी कर रहे हैं और सरकार भी नहीं सुनती है ना। कलेक्टर सोचिए, पढ़े लिखे कलेक्टर होते हैं जिसको पढ़ा लिखा बोला जाता है, पर पढ़ा लिखा कलेक्टर भी अन्याय और न्याय या गलत और सही का मतलब नहीं समझ पा रहा है। और यदि कोई पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर जरूर हो जाता है, पर स्कूलों के खिलाफ कुछ नहीं होता। तो इसको पढ़ा लिखा कलेक्टर बोलेंगे कि बिना पढ़ा लिखा कलेक्टर कहेंगे? नहीं, फिर ये सिर्फ वो अपनी ही के बारे में सोच रहा है। जो इतने पेरेंट्स है, इतने बच्चे जो सफर कर रहे हैं उसके बारे में वो नहीं सोच रहा है। वो पढ़े लिखे में मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे, उनके भी तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो कहीं वो भी तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कैटेगरी में आते होंगे। वो पढ़ा लेते हैं, वो पावर में पढ़ा लेते हैं, पैसा दे लेते हैं या फ्री में पढ़ लेते होंगे। निजी स्कूल वाले तो वैसे फ्री पढ़ाते हैं। तो जो ऐसा नहीं कर सकता तो वो कहाँ जाए पेरेंट्स जी। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसमें तो हम यही कहेंगे कि ये पेरेंट्स को यूनिटी चाहिए, और मीडिया ही उसका एक, जैसे उदित जी ने बताया, मीडिया ही इसका अल्टरनेटिव है। वो उसके थ्रू अगर वो नहीं करते तो आरटीआई भी लगाएं कि हमारी बात की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इस पे वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जी, आज आप काफी अच्छी बातें दर्शकों को बताएं और शायद बहुत से अभिभावक और पेरेंट्स जो हैं और प्लस स्टूडेंट आपकी बातों को सुन के कुछ तो ज्ञान प्राप्त किए होंगे, और हो सकता है अब संगठित हों, अब घर से बाहर निकलें, अब अपनी चीजों को आप लोगों के मार्गदर्शन से या आप लोगों की बातें सुन के हो सकता है वो कुछ मोटिवेट हुए हों। आज आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय चूंकि ज्यादा हो गया है तो मैं आपका ज्यादा अमूल्य समय मैं एक बात और कहूंगी कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन जो इन्होंने बनाई है, इनके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो उसके थ्रू भी वो उसकी पब्लिसिटी करें जी। इनका आपस में वो व्हाट्सएप ग्रुप कंटिन्यू चल रहा है, उसमें डीओ साहब लोग को भी जोड़ा जाता है, पत्रकारों को भी जोड़ा जाता है, सब तक बात पहुंच रही है, हर चीज पहुंच रही है, लिख के खुल के लिखा जाता है। और उसके बाद भी डीओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता,
या संचालक महोदय या सेक्रेटरी या सीएम साहब तक तो बात जाती होगी, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निजी स्कूल वाले आज भी मनमानी कर रहे हैं, और ये आज यही मतलब खाली 1-2 प्रदेशों की नहीं, दिल्ली देख लीजिए, गाजियाबाद वाले भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मतलब हर कोई इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और हमारे साथ चर्चा हो चुकी है। सभी जगह ये हालात हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी लगभग हर प्रदेशों में चल रही है। जी 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 नहीं, आज आपका जी आपका टॉपिक भी अच्छा रहा और ये काफी सजेशंस भी अच्छी आई, तो मैं इसके लिए, आपने हमें समय दिया, मैं इसके लिए आपके लिए बहुत ही आभारी हूँ। समय दिया आपने, अपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अन्य मुद्दों पे आपको इनवाइट करते रहूंगा। जी 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 जी, जी। ओके, धन्यवाद। तो आज हमारे साथ में श्री उचित शर्मा जी और श्रीमती ममता सिंह जी काफी अच्छी बातें दर्शकों को, अभिभावकों को संगठित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए शायद उचित हैं और सभी दर्शकों को अच्छा भी लगेगा। और हमारे साथ जुड़ने वाले जो दर्शकगण हैं, जिसमें कि मुकेश प्रजापति जी, पवन ताम्रकर जी, सिंधु कपूर जी, आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद जो आपने इस प्रोग्राम को देखा, अपने अच्छे सुझाव दिए। और आप लोग के सुझाव जो आपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दिए हैं वो शायद अन्य दर्शक भी पढ़ेंगे। जो दिक्कतें आ रही हैं उसका उचित विचार व्यक्त भी किया गया पैनलिस्ट लोगों के द्वारा कि इसमें क्या करना चाहिए, उचित सुझाव भी दिया गया। तो अब शायद बाकी दर्शकों को भी समझ आ रहा होगा कि हमको संगठित होने की जरूरत है। और यदि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए, पत्रकारों के जरिए, मीडिया के जरिए या सरकार को आवेदन देकर सूचना तंत्र जो आरटीआई के तहत हमको निकालना चाहिए, ये सब के माध्यम से हम जब तक लोगों तक नहीं लाएंगे ये बातों को, तब तक निजी स्कूलों की मनमानी चलती रहेगी और अभिभावक गण हमेशा पीड़ित रहेंगे। इसलिए हमें अब समय आ गया है, जैसा कि ये प्लेटफॉर्म मेरा है कि ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं जन जन तक नहीं पहुंच सकता, पर अच्छे जो शिक्षाविद हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अभिभावक हैं या एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म चालू किया गया है। इंडियन पी एसोसिएशन के रूप में ये फेसबुक पेज है जो कुछ समय बाद ही यूट्यूब चैनल और ट्विटर में भी कुछ जल्दी ही चालू किया जाएगा, सब में सीधा प्रसारण होगा। तो मैं इसमें लोगों को जो जोड़ के उनकी बातों को लाना चाहता हूं और अन्य अभिभावकों को भी इसमें समय समय पर जोड़ा जा रहा है। आप सब जुड़ सकते हैं, ये आपका खुद का अपना कार्यक्रम है शिक्षा की बातें, जो हर सोमवार रात 9 बजे से चालू होता है। और इसमें आप अपनी बातों को खुलकर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें पैनलिस्ट के रूप में जुड़ के खुल के बोल सकते हैं, जो सरकार तक हो सकता है ये बात पहुंचे। तो अगले सोमवार रात 9 बजे तक के लिए मुझे फिर से आपसे विदा लेना पड़ेगा क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।